नमस्कार सर, बहुत-बहुत स्वागत है आपका शो में। नमस्कार मविंदर जी, याद करने के लिए आपके दर्शकों को भी नमस्कार। दर्शकों से भी मेरा आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और अंत तक हमारे साथ इस चर्चा में बने रहिए। तो सर, मिस्र के शर्म अल शेख में गाज़ा शांति शिखर सम्मेलन के बारे में बात करते हैं, जहां दुनिया ने देखा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डायस से एक बार फिर वही गलती की, या कहिए कि शेखी बगारी। उनका हैंगओवर खत्म नहीं हो रहा है शांति दूत बनने का। ट्रंप ने फिर कहा, भारत पाकिस्तान में उन्होंने शांति का झंडा फहराया है, सीज फायर करवाया है। ट्रंप की सुई एक जगह क्यों अटकी हुई है, इस पर भी सर बात करेंगे, लेकिन मैं सबसे पहले ये समझना चाहती हूँ कि डोनाल्ड ट्रंप और मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी, इनके बुलावे में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी शर्म अल शेख क्यों नहीं गए? क्या मोदी जी इनकी घटिया चाल समझ गए थे? सर। देखिए, दो बातें हैं। पहली बात ये है कि शांति के मसीहा क्यों बनना चाह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। ये बड़ी अंतर्विरोधी बात है और बार बार ये दावे करना। अब पूरी दुनिया में इनको कोई सीरियसली लेता नहीं है। भारत की तो छोड़ दीजिए, भारत ने तो सीरियसली लेना बंद ही कर दिया। और जब से ये मौजूदा प्रकरण चला है, जिस तरीके से इन्होंने गलत बयानी की, जिस तरीके से भारत पर 50% टैरिफ थोप दिए, जिस तरीके से चाबहार में जो हमारा पोर्ट बन रहा है ईरान में, उस पर 2018 में इन्होंने पाबंदी नहीं लगाई थी। यानी अमेरिका की प्रशासन ने, जब जो बाइडन राष्ट्रपति थे, लेकिन अब इन्होंने आकर के उस पर पाबंदी लगा दी। तो सवाल ये है कि H1B वीजा जो हमारे प्रोफेशनल्स के लिए था, 10 गुना उसका आपने चार्ज बढ़ा दिया, फीस बढ़ा दी। ये सारी भारत विरोधी हरकतें हैं। दूसरी तरफ आप आसिम मुनीर को गले लगा रहे हैं, व्हाइट हाउस में बुला रहे हैं बार बार। 3-3.5 महीने में ही 3 मुलाकातें आपकी आसिम मुनीर से, 3 बार आसिम मुनीर से, एक बार उसके प्राइम मिनिस्टर से, और अब फिर से शर्म अल शेख में उनको डायस देना, बोलने का अवसर देना और उनसे अपनी तारीफें करवाना, अपने को शांति का मसीहा कहलवाना। इसी में सारा जवाब छिपा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों नहीं गए। देखिए, मोदी जी की एक बड़ी विशेषता ये है कि वो पहले से ही विजुअलाइज कर लेते हैं कि वहां होने क्या वाला है। और उनको पता था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप 20 अलग अलग देशों के राष्ट्र प्रमुखों को इस सो कॉल्ड पीस समिट में बुला रहे हैं, तो एक्चुअल में वो करना क्या चाहते हैं और करवाना क्या चाहते हैं। एक तो वो पूरी दुनिया में ये मैसेज देना चाहते थे कि देखो भाई, पीस के लिए मैं कितना मरा जा रहा हूं, मैं कितना काम कर रहा हूं दिन रात 24/7। और इसके लिए मैं, जो अमेरिका में इस समय शटडाउन की स्थिति है, कई दूसरे संकट हैं, मंदी की तलवार जो है वो सिर पर लटक गई है, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तो उसकी भी चिंता नहीं कर रहा हूं और इतनी दूर आकर के मिडिल ईस्ट की शांति के लिए मरा जा रहा हूं। और देखो, मैंने 8वां युद्ध रुकवा दिया। तो ये सुन सुन करके लोगों के कान पक चुके हैं। जो नोबेल पुरस्कार देती है कमेटी नॉर्वे की, अब उन्होंने भी इनको सीरियसली नहीं लिया। तो वहां पर जो ड्रामा एक्चुअल में हुआ है, लगभग सभी वक्ताओं ने इनको बड़ा महान, बड़ा तपस्वी, बड़ा शांति का पुजारी, ये सब बताने की कोशिश की है। हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध अगर किसी ने छिड़वाया तो वो अमेरिका। जो बाइडन ने, जैसे वो गली का गुंडा होता है और उससे भिड़ने के लिए कह दो आप किसी को कि तू क्या चिंता कर रहा है, भिड़ जा, हम है ना तेरे साथ। और जब वो गुंडा उसकी छिताई पिटाई कर देता है
तो उसको उसमें हवा भरने वाला, पंप करने वाला उसको कि तू भिड़ जा, हम तेरे साथ हैं, वो सबसे पहले भागता है। तो अमेरिका ने लगभग वैसा ही किया है ज़ेलेंस्की के साथ में। यूक्रेन से कहा तू रूस से भिड़ जा। अब रूस इतनी बड़ी ताकत है, जितने परमाणु अस्त्र इस समय रूस के पास हैं, पुतिन के पास हैं, इतने तो अमेरिका के पास भी नहीं है। सबसे ज़्यादा परमाणु हथियार उसी के पास हैं। और एक वो ताकत है, ठीक है, वो शीत युद्ध खत्म हो गया। सोवियत संघ के विघटन के साथ बहुत सारी चीज़ें बदली हैं और उनमें से बहुत सारे देश जो हैं वो या तो नेटो के सदस्य बन गए हैं या अमेरिका के पाले में हैं। इसके बावजूद रूस की ताकत को आप कम करके नहीं आंक सकते। तो जिस तरह की डर्टी पॉलिटिक्स इन्होंने अमेरिका की अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए और जो करीब-करीब 37 लाख करोड़ के कर्ज में इस समय अमेरिका है, उससे उसको उबारने के लिए अपनी और मंदी का दौर ना आने पाए और डॉलर जो है वो धड़ाम से नीचे ना गिर जाए, इसको संभालने के लिए जो ये टैरिफ का युद्ध इन्होंने शुरू किया पूरी दुनिया के देशों के साथ में, तो उसमें कुछ देश एक्चुअल में सीना तान करके इनकी आंखों में आंखें डाल करके खड़े हो गए हैं और इनसे कहा है कि एनफ इज एनफ, तुम्हारा खेल बहुत हो गया है, अब हम तुम्हारी धमकियों में आने वाले नहीं हैं। हम बिना डॉलर के भी, हम बिना तुम्हारे भी और बिना अमेरिका के बाजार के भी सरवाइव कर सकते हैं। रूस पर तमाम तरह की पाबंदियां लगाने के लिए अलग अलग देशों को इन्होंने धमकाया, कुछ धमकी में आ गए, कुछ नहीं आए, भारत भी नहीं आया। चीन को भी धमकाने की कोशिश की थी, अभी चीन पर इन्होंने शुरू में 150% टैरिफ लगाया था, चाइना ने 125% लगा दिया, बाद में ये घुटनों पर आ गए। वो 150% टैरिफ घटा करके, क्योंकि इनको लिथियम और तमाम दूसरी चीज़ें जो है वो लेनी थी, उसके बिना काम इनका चलता नहीं है। रेयर अर्थ्स जो है वो मिनरल्स वगैरह जो है वो भी चीन ने बंद कर दिए, उस पर बहुत भारी भरकम टैरिफ लगा दिया, तो अमेरिका को उसकी सप्लाई बंद हो गई। तो इनके जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के और तमाम दूसरे व्हीकल्स के जितने भी इनके कामकाज थे वो लगभग ठप होने की स्थिति में आ गए। अभी और कोई इनको सप्लाई करने की स्थिति में है नहीं। इसी तरीके से बहुत सारी इनकी उपज, जिनमें सोयाबीन भी था, वो चीन ने आयात करना बंद कर दिया। उसने जो अपनी ज़रूरत भर का था वो अर्जेंटीना से और कुछ दूसरे देशों से लेना शुरू कर दिया। इधर भारत ने इनके सामने झुकने से इनकार कर दिया और मोदी जी ने जब G7 समिट में भाग लेने के लिए कनाडा गए थे, तो डोनाल्ड ट्रंप का वाशिंगटन से उनके पास फोन आया। करीब 30-35 मिनट इनकी टॉक्स हुई, ऐसा विदेश मंत्रालय ने बताया, विदेश सचिव मिस्री साहब ने बताया। और ये भी बताया कि मोदी साहब ने इस बात को लेकर के नाराजगी व्यक्त की है कि भाई भारत और पाकिस्तान के बीच में जो भी कुछ पहलगाम जेनोसाइड के बाद हुआ, जिसमें पाकिस्तान चौथे दिन घुटनों पर आ गया और उसने सीज फायर के लिए हमारे DGMO को कहा, तो हमने खुद उस पर विचार किया और जो हमारे सामरिक सहयोगी हैं, जिनमें अमेरिका भी शामिल है, उन सब देशों को हमने बताया कि हम अब शाम को 5 बजे से सीज फायर करने जा रहे हैं, क्योंकि ये एक गुडविल होती है आपस में जो सामरिक सहयोगी हैं कि उनको आप विश्वास में लें और उनको बताएं कि क्या डेवलपमेंट है। लेकिन उन्होंने इतनी बेशर्मी दिखाई कि इन्होंने अपनी तरफ से अपने ट्रुथ सोशल मीडिया मंच पर यह ऐलान कर दिया कि साहब अमेरिका ने रात भर लग करके दोनों देशों को समझाया, मनाया, धमकी दी कि हम तुम्हारे साथ जो है ट्रेड डील नहीं करेंगे, इसलिए भारत भी तैयार हो गया, धमकी में आ गया, पाकिस्तान भी धमकी में आ गया और दोनों युद्ध रोकने के लिए सहमत हो गए हैं और शाम को 5 बजे वो युद्ध विराम हो रहा है। यानी श्रेय इन्होंने ले लिया बेशर्मी के साथ। इन्होंने ये नहीं सोचा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में यहाँ किस तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और यहाँ का नासमझ विपक्ष ऐसे ही मौकों की तो तलाश में है 2014 के बाद से ही।
और वो यहाँ हुआ ड्रामा, पार्लियामेंट के भीतर भी पार्लियामेंट के बाहर भी। तो जब ये सब सुनाई गई कनाडा से, तो इन्होंने कहा कि मोदी जी आप ऐसा करिए, नाराज दिखाई दे रहे हैं, अब वॉशिंगटन होते हुए निकल जाइए, बैठ के बात करते हैं इस मुद्दे पर। समझाना चाह रहा होगा, मनाना चाह रहा होगा, लेकिन मोदी जी ने मना कर दिया कि ये बिना बात हुई, बिना टेलीफोन पे बात हुई तो इतनी उड़ा रहा है, अगर मैं वॉशिंगटन चला जाऊंगा, व्हाइट हाउस चला जाऊंगा, तो उसके बाद पता नहीं क्या क्या उड़ाएगा। इस पर अब ट्रस्ट करना मुश्किल है। 4 बार फोन किए इन्होंने मोदी जी को, मोदी जी ने फोन नहीं उठाया इनका, कि ये अब ट्रस्ट के लायक राष्ट्रपति रह नहीं गया, और बहुत ही मतलब निचले स्तर की ये बयानबाजी करता है और पॉलिटिक्स कर रहा है। किसी दूसरे को क्या मुश्किलें होंगी, क्या नहीं होगी, इस बात का भी इनको ना शऊर है, ना ये इसकी चिंता कर रहे हैं। जैसे पगला जाता है ना आदमी के, भाई मुझे तो शांति का नोबेल पुरस्कार लेना ही है, तो वो उस कंडीशन में थे। तो उसमें हम लोग किसी भी तरीके से इनके सहयोगी बनना नहीं चाहते थे, और वो नहीं बने। अभी ये शर्म एल शेख में जो इजराइल और हमास के बीच में युद्ध विराम के लिए इन्होंने समिट बुलाई थी, एक तो पूरी दुनिया में ये मैसेज भेजने के लिए कि देखो, मैं तो पहले से ही कह रहा हूं कि मैं शांति का मसीहा हूं, और मैं तो अब ये अमेरिका कैसा शांति का मसीहा है कि इजराइल को भी हथियार दे रहा था धकाधक, यूक्रेन को भी हथियार दे रहा था, अंटी में लगा रहा था, उनको पैसे भी कमा रहा था, डॉलर भी कमा रहा था, और कह रहा है कि हम शांति के पक्षधर हैं। तो ये इनका जो दोहरापन है, दोगलापन है, वो दुनिया के सामने आ गया। जब वहां हर एक से आप प्रशस्ति करा रहे हैं अपनी, तो फिर मोदी जी उस लाइन में क्यों खड़े हों जाकर के? मोदी जी को क्या पड़ी है? और आप वहां खड़े होकर के कहते हैं कि मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री का बड़ा सम्मान करता हूं, और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर तो मेरे फेवरेट। तो भैया, अगर तुम्हारे फेवरेट हैं आजकल पाकिस्तान के जनरल और प्रधानमंत्री, तो फिर हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? तुम पाकिस्तान के आंगने में जाकर नाचो घाघरा उठा करके। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी वहां नहीं गए। प्रधानमंत्री इनको मैसेज भेजना चाहते हैं, भेज दिया है, कई बार भेज दिया, इनकी अकल में नहीं आ रहा है कि तुम अब जो भी ताता धैया करना है आपको, अब पाकिस्तान के साथ करो। आसिम मुनीर को अपनी गोद में बैठाओ, इसको शहबाज शरीफ को अपने कंधे पे बैठाओ, इनको मेलों में घुमाओ, और जो कह रहे थे कि हम तेल का इतना बड़ा भंडार कर देंगे कि भारत को भी वहां से खरीदना पड़ेगा, तो जरा उस पल का भी इंतजार करो कि भारत खरीदेगा कि नहीं खरीदेगा, और यहाँ तेल के भंडार बनेंगे कि नहीं बनेंगे। तो ये भारत को बहुत नुकसान कर चुके ऑलरेडी, जितना ये कर सकते थे। अब चूंकि हम कोई एक्सपोर्ट कंट्री तो है नहीं कि हम यहाँ माल का उत्पादन करते हैं और पूरी दुनिया को भेज करके उसके बल पर जिंदा रहते हैं। हमारी 140 करोड़ की आबादी है, जितना हम उत्पादन करते हैं वो यही कंज्यूम हो जाता है। तो हम ऐसी अर्थव्यवस्था के ऊपर नहीं खड़े हुए हैं चीन की तरह या दूसरे देशों की तरह कि एक्सपोर्ट नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, जितने भी उसके एक पैरामीटर्स होते हैं उन पर हम बिल्कुल एकदम कारगर हैं। और जब से मोदी जी की सरकार बनी है इस देश में, तब से 11वें नंबर से हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर आ चुके हैं, और अभी 1.5-2 साल में हम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी होने वाले हैं। हमारे ऊपर अब केवल चीन और अमेरिका की इकोनॉमी होगी, इसके अलावा कोई देश नहीं होगा। तो ये कई तरफ से एक्चुअल में हम लोगों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे, उसमें एक्सपोज कर दिए गए हैं। और मोदी जी जानते थे कि वहाँ क्या तमाशा होना है, तो तमाशे में और भीड़ में शामिल होने के लिए मोदी जी एक्चुअल में बने नहीं है, वो दूसरी ही मिट्टी के बने हुए हैं। तो वो जो चापलूस, जो चंपई कर रहे थे इनकी, उस कतार में खड़े होने को तैयार नहीं है। ये फिर से उनको मैसेज भेज दिया गया। आपने सर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जिस तरीके से दुनिया भी हैरान थी देख करके, जिस तरीके से पाकिस्तान के प्रधानमंत्री डोनाल्ड ट्रंप के मतलब जूते तक साफ करने को तैयार थे, चाटुकार तक ही हद थी।
और पीछे उनके देखिए सड़कों पे दंगा हो रहा है लाहौर में, और ये वहाँ शांति की शेख ही भगा रहे हैं। पाकिस्तान को तालिबान ने ठोक दिया और ये वहाँ पे शांति की बातें कर रहे हैं। कैसे देखते हैं सर ये जो नहीं, अचानक पाकिस्तान से? में ऐसा कौन सा हिस्सा है जो इस समय सुलग नहीं रहा है? कहाँ आग नहीं लगी हुई है? अभी 10 दिन पहले तक पीओके में क्या हो रहा था? फायरिंग में करीब 10-12 लोग मारे गए थे। 25 के आसपास, 30 के आसपास सैनिकों को बंधक बना लिया था वहां के आंदोलनकारियों ने। गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। महंगाई को लेकर के भी, जरूरी वस्तुओं की जो कीमतें आसमान छू रही हैं उनको लेकर के भी, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के भी, पेयजल को लेकर के भी, तमाम सड़कें वड़कें सब टूटी फूटी, बिजली की सप्लाई नहीं है। इसी तरीके से जो आपका पख्तूनख्वा है वहां पर लगातार सेना के ट्रक उड़ाए जा रहे हैं, उनकी हत्याएं की जा रही हैं सैनिकों की, और वहां सेना भी बमबारी कर रही है अपने ही नागरिकों पर। कोई देश की सेना अगर हेलीकॉप्टर से और दूसरी चीजों से बमबारी करे, उनको मारे, तो आप अंदाजा लगाइए वहां की सिचुएशन क्या है। बलूचिस्तान में लगातार ये पाप ये करते आ रहे हैं और दशकों से करते आ रहे हैं। उनको दबाने के लिए यहाँ तक के उनके परिवारजनों को, नए लड़कों को, यहाँ तक के महिलाओं को भी उठा लेते हैं, तो और महीनों महीनों गायब रहते हैं वो। कभी कभी तो हमेशा के लिए गायब कर दिए जाते हैं। ऐसी भी सूचना है कि वहाँ पर मानव अधिकारों का खुला उल्लंघन, एक दौर था जब वहाँ पर ये किसी बहुत जो अगवा रहे आंदोलनों के, उनको उठा करके ले गए, उनके हाथ पैर बांध दिए और फिर हजारों फीट ऊपर से हेलीकॉप्टर से नीचे फेंक दिया उनको। तो इस तरह के अत्याचार जो है ये लगातार कर रहे हैं। सिंध में भी जो आपका पानी का इशू था, सिंचाई के पानी का, उसको लेकर के लंबा आंदोलन चला। अभी भी वहाँ आंदोलन चलता ही रहता है। एक ले दे करके पंजाब सूबा है इनका, जो थोड़ा सा शांत है, अपेक्षाकृत शांत है, लेकिन वहाँ भी कई तरह की समस्याएं हैं। तो कौन सा ऐसा जगह है जहाँ पर आंदोलन नहीं हो रहे हैं, हिंसा नहीं हो रही है, या ये आपस में नहीं भिड़ रहे हैं? जिसकी तरफ आप इशारा कर रहे हैं, टीएलपी वाला जो है, तहरीक पाकिस्तान, तो ये जो साद रिजवी है, इसके बाप की भी संदिग्ध स्थितियों में जेल में मौत हुई थी, और अब इसके बारे में भी सूचना मिल रही है कि इसको गोली मारी गई है। गोली की अभी पुष्टि नहीं हुई है, और इस समय हालत ये है कि पाकिस्तान का जो मेन स्ट्रीम मीडिया है, जो सोशल मीडिया है, जिनमें यूट्यूब चैनल भी हैं, उन सब पर एक तरह की पाबंदी लगा दी गई है। सबको कहा गया है कि इस घटना के बारे में आप रिपोर्ट ना करें, इस पर बहस ना करें, और इसके बारे में कोई भी सूचना देश के भीतर या देश के बाहर नहीं जानी चाहिए। तो आज मैं हामिद मीर का एक वीडियो सुन रहा था, जिसमें वो कह रहा था कि पाकिस्तान में ऐसे हालात कभी नहीं रहे कि पाकिस्तानियों को भारत के चैनल देखने पड़ रहे हों कि यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जानने के लिए। और इस समय सिचुएशन यही हो गई है कि सेना ने सबके मुंह पर ताले लगाने की कोशिश की है। कब तक छिपाएंगे आप इन चीज़ों को? और जिन इश्यूज को लेकर के ये सब लोग धरने प्रदर्शन करते हुए पहले इस्लामाबाद जा रहे थे, डी चौक तक, उसके बाद जब इस्लामाबाद देखा कि नहीं जा पाएंगे, तो फिर वो मुरीद के होते हुए लाहौर जा रहे थे। उनको लाहौर से पहले ही मुरीद के में ही रोक दिया गया, कंटेनर लगा करके पूरे सड़क को ब्लॉक कर दिए। और जब ये, चूंकि लाखों की तादाद में लोग थे, जब ये इन्होंने कंटेनर हटा करके आगे बढ़ने की कोशिश की, तो फिर फायरिंग खोल दी गई। अब अलग अलग तरह के दावे हैं। टीएलपी का कहना है कि सैकड़ों लोग मारे गए हैं, 282 की फिगर वो दे रहे हैं। पाकिस्तान का निजाम भी अपुष्ट तरीके से कह रहा है कि नहीं 20-25 के आसपास, कोई कह रहा है 12 के आसपास मरे हैं और सैकड़ों घायल हैं। पर जो भी हुआ है, ये फिर से इस बात को शो करता है
कि पाकिस्तान एज ए नेशन, एक राष्ट्र के तौर पर कभी इमर्ज हो ही नहीं पाया। अलग अलग प्रांतों में वहां पर आग लगी हुई है, संघर्ष हो रहे हैं, दरिद्रता की स्थिति है, बेरोजगारी है, महंगाई है, और सरकारें और सेना जिस तरीके से काम कर रही है वो सबके सामने है। तो आप केवल ये सब भूल करके या उसको अनदेखा करके या दुनिया से उसको छुपा करके, जो मानव अधिकार उल्लंघन हो रहे हैं, जो मूल अधिकारों को कुचला जा रहा है, उसको सबको दबा करके आप शर्म एल शेख पहुंच गए बेशर्मी के साथ, और वहां जाकर के आप डोनाल्ड ट्रंप की स्तुति में लगे हुए हैं, सैल्यूट कर रहे हैं, उनको शांति का मसीहा बता रहे हैं। चलो, वो तो शांति के मसीहा हैं, आप हिंसा के मसीहा हैं। आप जनता को कुचल रहे हैं, उनके अधिकारों को कुचल रहे हैं, अपने लिए भी कोई विशेषण दे देते। तो ये बड़े बेशर्म किस्म के लोग हैं, और ये किसी के एक्चुअल में हैं भी नहीं। कुछ समय पहले तक चीन के बगलगीर थे, अब यूएसए यानी डोनाल्ड ट्रंप के बगलगीर हो रहे हैं। तो जो इनको पैसा दे दे, जो डॉलर की खनक दिखा दे, ये उसके साथ समय बिताने को तैयार हैं। इसीलिए इनको हीरा मंडी नाम दिया गया है। लाहौर में एक बदनाम बस्ती है हीरा मंडी, तो इनको जो है हीरा मंडी कहा जाता है कि जरा सा पैसों की खनक जो है इनको दिखाओ और ये किसी के साथ भी हम बिस्तर होने को तैयार हो जाते हैं। तो आजकल फिर से वो अमेरिका के हरम में जो हैं देखे जा रहे हैं। आपने बहुत बड़ी बात की है सर। देखिए, अफ़गान के एफएम भारत में आते हैं और उन्होंने एक बड़ी अच्छी डील की। वो रशिया से सीधे भारत आते हैं और उसके बाद आप भी जान रहे हैं, उन्होंने करीब-करीब 1 ट्रिलियन के मिनरल्स जो हैं कहा कि आप हमारे यहाँ आइए और उनको लेके जाइए। अब उधर ये डील होती है और इधर ये इनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। देखिए, अफगानिस्तान के साथ हमारे बड़े पुराने और ऐतिहासिक सांस्कृतिक संबंध हैं। जी। और अभी एक वीडियो वायरल हो रही थी सोशल मीडिया पर। कोई ट्रैवलर था, बाइक पर था, दुनिया के भ्रमण पर, और जब वो अफगानिस्तान में एंटर किया तो वहाँ पर जो सुरक्षाकर्मी खड़े हुए थे, उन्होंने उनको रोका और कहा कि ज़रा अपना पासपोर्ट दिखाइए और अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए, कहाँ से हैं आप, कहाँ से आए हैं। तो उसने बताया कि मैं किस देश से आया हूँ और अफगानिस्तान के बाद मैं कहाँ जाने वाला हूँ, और मैं इंडिया से हूँ। उसने जैसे ही ये कहा कि इंडिया से हूँ, तो वो जो सुरक्षाकर्मी था उसने तुरंत यहाँ हाथ लगाया और उसने उसका इस्तकबाल किया और कहा कि नहीं नहीं, अब आपको कुछ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ना पासपोर्ट ना आइडेंटिटी कार्ड, आपका स्वागत है अफगानिस्तान में और आप आगे जाइए। तो अफगानिस्तान में इंडियंस का ऐसे ही स्वागत होता है। अब यहाँ बहुत सारे लोग टीका टिप्पणी कर रहे हैं, तालिबान की सरकार के विदेश मंत्री का स्वागत हो रहा है। अभी मैं जावेद अख्तर का बयान देख रहा था कि मेरा शर्म से जो है सिर झुक गया। शर्म से सिर नहीं झुक गया, डूब कर मर जाना चाहिए तुम जैसे लोगों को, जो डबल स्टैंडर्ड में जीते हैं। इस तरह की टिप्पणियां आप करेंगे? ठीक है, तालिबान सरकार वहां पर इस समय है, हमने कोई अभी तक मान्यता नहीं दी है उस सरकार को। हाँ, हर ऐसी सरकार जो भारत के साथ अपने नागरिकों की बेहतरी के लिए, उनके जीवन को सुधारने के लिए भारत की तरफ देखती है, और जो एक्चुअल में भारतीय हितों की अपनी टेरिटरी में रक्षा कर रही है, और जो उसके लिए पाकिस्तान से भी भिड़ने को तैयार है, अमेरिका से भी भिड़ने को तैयार है। क्योंकि भारत ने कहा कि बगराम एयरबेस अमेरिका को वापस नहीं दिया जाना चाहिए, चीन ने कहा कि नहीं दिया जाना चाहिए, रूस ने विरोध किया उसका, तो अफगानिस्तान अड़ गया। उसने कहा बगराम एयरबेस तो भूल ही जाए, अमेरिका 1 इंच जमीन नहीं देंगे आपको, पैर रखने की जगह नहीं देंगे आपको। तो जो एक्चुअल में इस पूरे खित्ते, पूरे क्षेत्र की रक्षा सुरक्षा के लिए और अमेरिका को घुसने नहीं दे रहा है अपने यहाँ, और वो कह रहा है कि हमसे युद्ध करना पड़ेगा आपको अगर आप बगराम एयरबेस पर कब्जा करना चाहते हैं फिर से। तो
ऐसे अफगानिस्तान के साथ, और हमने तो एक्चुअल में जब कोरोना काल चल रहा था, जिन देशों को हमने वैक्सीन भेजी है उनमें सबसे पहले जिन देशों में भेजी थी उनमें अफगानिस्तान शामिल था, और वहां पर हम लगातार खाद्यान्न भेज रहे हैं। अभी जो पाकिस्तान से वाघा बॉर्डर के जरिए हम भेजते थे तो पाकिस्तान ने गुस्ताखी की है। अभी इस मीटिंग का जो ये आए थे, इसका एक बड़ा मकसद ये भी था कि भारत से जो सप्लाई हो रही थी वो किस तरीके से बहाल की जाए, किस रूट से वो खाद्यान्न जो है वो हमें अफगानिस्तान भेजे जाएं। तो भारत तो इसके लिए भी तैयार है कि हम विमानों के जरिए खाद्यान्न जो है, चूंकि हमारे यहाँ मालवाहक जहाज हैं, तो हम उनके लिए ये काम भी करने को तैयार हैं। भूल जाइए इस चीज को कि वहाँ तालिबान है या कोई चुनी हुई सरकार है। हम अफगानिस्तान के लोगों के लिए कर रहे हैं ये सब काम। भारत के वहाँ पर 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट हैं जो अभी भी चल रहे हैं। भारत ने वहाँ संसद बना करके दी हुई है, जो पार्लियामेंट बनाई थी वो भारत ने बनाई थी। हामिद करजई के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद उसका उद्घाटन करने के लिए गए थे। तो अफगानिस्तान के साथ जो हमारे रिश्ते हैं, और जब वहां पर तमाम तरह की हरकतें अमेरिका कर रहा था तब तो इनका सिर शर्म से नहीं झुक रहा था, जावेद अख्तर जैसे पाखंडियों का। अब इनका सिर शर्म से झुक रहा है। भारत की जो विदेश नीति है उसमें हमारा राष्ट्रीय हित सर्वोच्च है। जहां हमारा राष्ट्रीय हित प्रभावित होगा वहां अफगानिस्तान में कोई भी राष्ट्रपति हो, कोई भी सरकार हो, वहां हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उनका वेलकम नहीं करेंगे। लेकिन अगर हमारे राष्ट्रीय हितों की रक्षा वो सरकार कर रही है, वो चाहे तालिबान ही क्यों ना हो, और ये वो तालिबान नहीं है जिसके बारे में ये लोग बयानबाजी कर रहे हैं। 1998-99 का तालिबान जो हमारी बात ही सुनने को तैयार नहीं था, जब IC-814 अपहृत किया गया था जी। और वहां कंधार ले जाया गया था और हमें 3 आतंकवादियों को छोड़ना पड़ा था, वो तालिबान ये तालिबान नहीं है, ये बदला हुआ तालिबान है। इसके विदेश मंत्री हों, इसके दूसरे मंत्री हों, अखुंदजादा हो, जितने भी इनके सर्वे सर्वा लीडर हैं, वो अब इस बात को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं कि दुनिया में अगर सरवाइव करना है तो विदेश नीति के मोर्चे पर भी और घरेलू मोर्चे पर भी, डिफेंस के मोर्चे पर भी आपको दुनिया के साथ कदम ताल मिला करके चलना पड़ेगा। सबसे संबंध रखने पड़ेंगे, समन्वय और संवाद रखना पड़ेगा। और ये कोई छोटी मोटी घटना नहीं है। जब यहाँ मुत्तकी आए हैं तो वो उनको चूंकि तमाम तरह की पाबंदियां हैं और अभी रूस के अलावा किसी ने मान्यता भी नहीं दी है, तो जो सुरक्षा परिषद है उसने तमाम तरह की पाबंदियां लगाई हुई है। ये दुनिया भर के देशों की यात्रा नहीं कर सकते। 3-4 बार पाकिस्तान ने प्रयास किया था कि ये इस्लामाबाद आए, लेकिन उसमें कामयाबी नहीं मिली, परमिशन भी नहीं मिली। और खुद अफगानिस्तान भी शायद नहीं चाहता था कि इस्लामाबाद के साथ उनके संबंध हों, क्योंकि TTP और जो आपका ये खैबर पख्तूनख्वा में जो कुछ चल रहा है और डूरन लाइन पर जिस तरह की हिंसा ये पिछले कुछ दिनों में देखने को मिली है, उसके चलते अफगानिस्तान सरकार, तालिबान, वो पाकिस्तान के तौर तरीकों से, रवैयों से बहुत नाराज है। तो यहाँ नई दिल्ली की यात्रा करना, अखुंदजादा के द्वारा इनको दिल्ली भेजना, और यहाँ भी 6-7 दिन का टूर लेकर के आए, ये समय लेकर के आए, और लगभग उनकी कई घंटे मीटिंग चली है एस जयशंकर साहब के साथ। तो ये शो करता है कि वो भारत को कितना महत्व देते हैं। और सुरक्षा परिषद ने नई दिल्ली का टूर करने के लिए इनको इजाजत भी दी। ये बड़ी घटना है। इससे भारत की साख का पता लगता है कि हम भले ही यूनाइटेड नेशन में सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थाई अध्यक्ष नहीं, अस्थाई मेंबर नहीं है, वीटो हमारे पास नहीं, तो भी हमारा महत्व वीटोधारी 5 देशों से भी बहुत ज़्यादा वहाँ पर दर्ज किया जाता है। और जब हमारी तरफ से, हमारे विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई बात कही जाती है तो उसको सुना जाता है।
सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट। आपने मेरे दर्शकों को कई महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी दी। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।